नमस्कार। जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जो मुख्य रूप से रीट परीक्षा और आगामी आने वाली राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान के कुछ प्रतीक चिन्ह वो जो अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक बार ये इतना पढ़ लिया तो प्रतीक चिन्ह का क्वेश्चन श्योर है कि इससे बार आपका जाने वाला नहीं है। तो कंप्लीट सी है वो ये कंप्लीट करने वाले हैं, डिटेल से कंप्लीट करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, इसमें कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो आप बिल्कुल देखिए और समझिए कि वास्तव में मैंने क्या छोड़ा और क्या लिया, है ना। बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चिंकारा के संबंध में सत्य कथन है। चिंकारा के संबंध में है वो सत्य कथन कौन सा है, तो ध्यान देना। चिंकारा चित्तौड़गढ़ राज्य का वन्य जीव शुभंकर है। चिंकारा है वो चित्तौड़गढ़ जिले का, चित्तौड़गढ़ का आपको पता है कि वो है चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ का कौन सा है, चौसिंगा है चित्तौड़गढ़ का, चौसिंगा। तो चिंकारा कहाँ का है, चिंकारा है गंगानगर का। चिंकारा कहाँ का है, गंगानगर का, गंगानगर का है चिंकारा। और ये पालतू श्रेणी का राज्य पशु ऊंट है। चिंकारा है वो वन्य जीव श्रेणी का है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी गलत है। तो पालतू श्रेणी का ऊंट है और यह है वन्य जीव श्रेणी का। वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी या गजेला, एक ही बात है, गजेला बेनेटी कहो या गजेला कहो, ये बिल्कुल सही है। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है चिंकारा। तो इसमें 3 और 4 है वो सही है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तीसरा, 3 और 4 है वो सही है। और बात करते हैं चिंकारा के बारे में। चिंकारा के बारे में, राज्य पशु है चिंकारा, किस श्रेणी का है राज्य पशु, ये वन्य जीव श्रेणी का है। चिंकारा राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी का, वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है। और इस ये क्या किस प्रकार का वन्य जीव है, तो एंटीलोप प्रजाति का, ध्यान रखना। हाँ, चिंकारा राज्य पशु का दर्जा कब मिला, 22 मई 1981 को। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब मिला, 22 मई 1981 को। ये एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है और ये कहां पाया जाता है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में जो फैला हुआ है, 31 दूना 62 इतना ये क्षेत्रफल है। 1900 जैसलमेर में है, 1262 है वो बाड़मेर में है। तो चिंकारा कहां मिलता है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। नाम इसका वैज्ञानिक नाम चिंकारा का गजेला या गजेला बेनेटी भी कहा जाता है, गजेला या गजेला बेनेटी भी कहा जाता है। सर्वाधिक चिंकारा जोधपुर में पाया जाता है। सर्वाधिक चिंकारा कहां पाया जाता है, जोधपुर में पाया जाता है। श्री गंगानगर जिले का यह वन्य जीव शुभंकर है। गंगानगर जिले का क्या है, शुभंकर है। चित्तौड़गढ़ का दिया था वो दोनों गलत था, चित्तौड़गढ़ का तो चौसिंगा है। चित्तौड़गढ़ का क्या है, चौसिंगा। गंगानगर का शुभंकर है चिंकारा। पालतू श्रेणी का, तो पालतू श्रेणी का राज्य पशु तो ऊंट है भाई, पालतू श्रेणी का राज्य पशु कौन सा है, ऊंट है। और चिंकारा, यह है चिंकारा, ठीक है, यह है चिंकारा। अगर ये बिंदी नहीं लगाई, ये चिकारा, चिकारा एक तत्व श्रेणी का वाद्य यंत्र है चिकारा, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चिंकारा के बारे में पूरी डिटेल है, अपन समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, गोडाउन के बारे में असत्य कथन कौन सा है। गोडाउन के बारे में असत्य कथन, 1 नवंबर 1980 को गोडाउन पर 2 रुपए 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। दूसरा है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के सहयोग से राजस्थान सरकार ने इसका कृत्रिम हैचिंग सेंटर है वो राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में स्थापित किया है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के सहयोग से राजस्थान सरकार ने गोडाउन का कृत्रिम हैचिंग सेंटर है, उनके अंडों को सहने का, उनको सुरक्षित रखने का, बच्चों को सुरक्षित रखने का हैचिंग सेंटर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में शुरू किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये अफ्रीका का मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। तो इसमें पूछा गया कि गलत कौन सा है, तो कौन सा गलत है, ध्यान देना, इसमें गलत है 3 नंबर, ठीक है। 1 नवंबर 1980 को गोडाउन पर है 2 रुपए 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया, बिल्कुल ये सही है। और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के सहयोग से राजस्थान सरकार ने इसका कृत्रिम हैचिंग सेंटर है वो
राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में विकसित किया है, बिल्कुल सही है। और इसका वैज्ञानिक नाम ये ध्यान रखना, ये अफ्रीका का मूलतः पक्षी है, ये भी सही है, लेकिन गलत क्या है, वैज्ञानिक नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है, ये अंग्रेजी नाम है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वैज्ञानिक नाम नहीं है, ये अंग्रेजी नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट और वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, और ये तो इसका क्या है, अंग्रेजी नाम है, इसलिए यही गलत है इसका। तो आपका ऑप्शन नंबर है 1 है, वो केवल 3 नंबर गलत है। पूछा गया असत्य क्या है, तो केवल 3 है, वो असत्य है इसमें, बाकी सारे सही है। और बात करते हैं गोडाउन के बारे में। गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को मिला। 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा मिला। वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है, और इसका अंग्रेजी नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो अंग्रेजी नाम है, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है वैज्ञानिक नाम। मूलतः अफ्रीका का ये पक्षी है, और उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी है, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी है, शुतुरमुर्ग के समान है ये, और ऊंचाई लगभग 1 मीटर की ऊंचाई होती है इसकी। और इसका प्रजनन काल है वो अक्टूबर नवंबर। गोडाउन का प्रजनन काल कब है, अक्टूबर नवंबर इसका प्रजनन काल है। गोडाउन के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जयपुर में 1980 को। गोडाउन के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है वो जयपुर में 1980 में हुआ था। यह जानकारी थी गोडाउन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्या है गोडाउन के बारे में, और बहुत सारी जानकारियां हैं। देखो, इसके उपनाम है हुकना पक्षी, सोहन चिड़िया। मारवाड़ क्षेत्र में इसे सोहन चिड़िया कहा जाता है, हुकना पक्षी है इसका नाम। हाड़ौती क्षेत्र में इसे माल मोरडी कहा जाता है। किस क्षेत्र में, हाड़ौती में माल मोरडी, मारवाड़ में सोहन चिड़िया, और इसे कहा जाता है गुराइन, गुराइन भी कहा जाता है, गुराइन। और रणबेरी भी कहा जाता है, यानी रणबेरी कह दो या गगनबेरी कह दो, है ना, गगनबेरी, गगनबेरी कहा जाता है। और सारंग पक्षी कहा जाता है, गगनबेरी, सारंग पक्षी। और एक और इसका नाम है बड़ा तिलोर, बड़ा तिलोर है, गोडाउन को कहा जाता है बड़ा तिलोर। और गुराड़, शर्मिला पक्षी, ये इसके उपनाम है। वापस देख लेना, हुकना और सोहन चिड़िया मारवाड़ में, और मालवोडिया वो हाड़ौती में कहा जाता है। गुराइन है, और या फिर गगनबेरी भी कहा जाता है, सारंग है, और बड़ा तिलोर है, गोराड़ है, और शर्मिला पक्षी, ये इसके उपनाम है। सर्वाधिक पाए जाते हैं किन क्षेत्रों में, ये सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में ये पाया जाता है। राजस्थान के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी गोडाउन पाए जाते हैं। गुजरात में कच्छ सेंचुरी है, गोडाउन के लिए कच्छ सेंचुरी है, कच्छ अभयारण्य है, वो गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। और महाराष्ट्र का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य है ना, महाराष्ट्र का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य है, वो महाराष्ट्र में स्थित है, गोडाउन से संबंधित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य महाराष्ट्र में गोडाउन का। राजस्थान में सोरसेन, बारा, सौकलिया, अजमेर और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में राजस्थान में ये गोडाउन पाया जाता है। गोडाउन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इंपोर्टेंट बात है ध्यान रखना, गोडाउन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 96 है ना, अनुसूची 1 की धारा 96 के तहत वन्य जीव ये संरक्षण प्रदान किया गया है। गोडाउन के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया है 1972। गोडाउन संरक्षण, गोडाउन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 की धारा 96 के तहत इसको अधिनियमित किया गया। और नेक्स्ट है, इसका प्रिय भोजन तारामीरा, सेवण घास और मूंगफली इसका प्रिय भोजन है। सेवण घास किस क्षेत्र में, लाठी सीरीज जैसलमेर में। पोकरण से मोहनगढ़ के बीच में 80 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी एक भूगर्भिक जल पट्टी है, उस क्षेत्र में ये लाठी सीरीज में सेवण घास पाई जाती है। इसी क्षेत्र में ये अंडे देता है। लाठी सीरीज की खोज किसने की थी, ये ध्यान रखना, लाठी सीरीज की खोज करने वाले काजरी के वैज्ञानिक है। लाठी सीरीज की खोज काजरी के वैज्ञानिकों ने की थी। ये पोकरण से मोहनगढ़ के बीच में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम चलाया था गोडाउन को बचाने के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम चलाया गया गोडाउन को बचाने के लिए, वो 5 जून 2013 को चलाया गया था। 5 जून 2013 को एक प्रोग्राम चला था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम। ध्यान रखना, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में ये कार्यक्रम चलाया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम कहाँ चला गया, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में चला गया 5 जून 2013 को, ठीक है, गोडाउन को बचाने के मामले में। और गोडाउन की प्रजनन स्थली कृत्रिम प्रजनन
वो इसलिए है, वो जोधपुर जनतावल है, जोधपुर का पब्लिक पैलेस है, पब्लिक पार्क है, जोधपुर जनतावल, वो गोडाउन के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और गोडाउन के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे। गोडाउन को IUCN द्वारा जारी लाल आंकड़ा बुक यानी रेड डाटा बुक की कौन सी सूची में रखा गया है? गोडाउन को IUCN है ना, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, यही तो लाल ये रेड डाटा बुक है वो जारी करता है, यही है वो रेड डाटा बुक है वो जारी करता है। ठीक है, रेड डाटा बुक इसी के द्वारा जारी की जाती है। तो गोडाउन है वो किस श्रेणी में आता है? इसमें 9 प्रकार की सूचियां है, तो किस सूची में गोडाउन है? संकटग्रस्त में है, लुप्त में है, असुरक्षित में है, या गंभीर संकटग्रस्त में है? तो बताइए गोडाउन है वो किस सूची में रखा गया है? तो इसमें गोडाउन है वो गंभीर संकटग्रस्त सूची में रखा गया है, गंभीर संकटग्रस्त सूची में है गोडाउन। IUCN की वो आंकड़ा है, इसमें 9 प्रकार के सूचकांक जारी किए जाते हैं, उसमें किस सूचकांक में रखा गया? गंभीर संकटग्रस्त सूची में रखा गया। तो ये क्या है? IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना, 1948 में इसकी स्थापना होती है, इसी के द्वारा ये रेड डाटा बुक है वो जारी की जाती है। 9 प्रकार की सूचियां इसमें जारी होती है, और पहली बार ये कब जारी की गई? 1969 में ये पहली बार सूची जारी हुई है, और इसमें वन एवं वन्य जीवों दोनों को सम्मिलित किया जाता है। इस रेड डाटा बुक में वन और वन्य जीव सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, वन यानी वनों को भी शामिल किया जाता है और वन्य जीव जंतुओं को भी शामिल किया जाता है। गोडाउन को गंभीर संकटग्रस्त सूची में रखा गया है, गंभीर संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। जो रेड डाटा बुक है इसमें कौन सी सूची में रखा गया? तो गंभीर संकटग्रस्त सूची में रखा गया गोडाउन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बात करते हैं राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना कि प्रोसोपिस सिनेरिया है, या टिकोमेला लिस्यूरुस है, या कैमेलस लिस्यूरुस है, या कैमेलस ड्रोमेडेरियस है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तो ध्यान रखना, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ये राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं ऊंट के बारे में, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको एग्जाम में विशेष रूप से इन फैक्टों को ध्यान रखना है। क्या बात है, ऊंट के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। ऊंट राज्य पशु है, किस श्रेणी का? घरेलू या पालतू श्रेणी का राज्य पशु है। इसे दर्जा देने की घोषणा हुई थी 30 जून 2014 को, ये हुई थी घोषणा। और दर्जा मिला कब? अधिसूचना कब जारी हो गई? दर्जा मिला इसको 19 सितंबर 2014 को, घोषणा हो गई 30 जून 2014। अधिसूचना कब जारी हुई? तो अधिसूचना कब जारी हुई वो ध्यान रखना, वो जारी हुई है 19 सितंबर 2014 को, ये घोषित हो गया, दर्जा मिल गया इसे। तो राज्य पशु का दर्जा मिला है घरेलू श्रेणी में। नेक्स्ट, ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस है, ड्रोमेडेरियस, ये ध्यान रखना। ऊंट वध रोकथाम अधिनियम, ऊंट वध रोकथाम अधिनियम है वो लागू हुआ था 21 दिसंबर 2014 को। ऊंट वध रोकथाम अधिनियम कब आया? 21 दिसंबर 2014 को आया। देखो, घोषणा हुई थी पहले 30 जून 14 को, ये 14 में है ऊंट में सारा, लेकिन 30 जून को घोषणा होती है, सितंबर में 19 सितंबर को दर्जा मिल जाता है, और अधिनियम बनता है 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर को अधिनियम बनता है, क्योंकि आपको पता है कि टोंक में पहले ऊंट की बलि दी जाती थी। ऊंट वध पर रोक लगाने के लिए एक अधिनियम बना है, वो है 21 दिसंबर 2014 को। ऊंट राजस्थान का प्रथम है ना, ऊंट में राजस्थान का स्थान है वो प्रथम स्थान है। लगभग 84 कितना है? 84.69% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। तो लगभग 85 लिखा है, तो लगभग 85 यानी 84.69% ऊंट है पूरे भारत के राजस्थान में। राजस्थान का स्थान है वो प्रथम है, राजस्थान का स्थान है वो प्रथम है। 20वीं पशु गणना के अनुसार पूरे भारत में 2,50,000 है वो ऊंट है, और राजस्थान में कितने हैं? वो राजस्थान में 2,13,000 तो राजस्थान में ही है। पूरे भारत में ऊंट है 20वीं पशु गणना के अनुसार पूरे भारत में ऊंट है 2,50,000, उनमें से राजस्थान में ऊंट कितने हैं? 2,13,000 ऊंट राजस्थान में, और 85% लगभग राजस्थान में ऊंट है। और ध्यान देना, 19वीं पशु गणना के अनुसार ऊंट कितने थे? बहुत ज्यादा थे, वो कम हो गए।
19वीं पशुगणना के अनुसार तो थे 3,26,000। 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में ऊंट 3,26,000 थे और 20वीं पशुगणना के अनुसार 2,13,000 रह गए। 1,13,000 ऊंट कम हुए हैं ना। 5 वर्ष में ये पशुगणना होती है। पशुगणना हुई थी ये 19वीं और ये है 20वीं। 5 वर्ष के पशुगणना आंकड़े में 1,13,000 है वो ऊंट कम हो गए, यानी ऊंटों में कमी आई है। लगभग 34 पॉइंट समथिंग कमी आई है, 34 पॉइंट समथिंग आगे कमी आई है, लगभग 35 में है ना, लगभग 35% की कमी आई है ऊंट में। और 1,13,000 ऊंट कम हो गए 19वीं से 20वीं पशुगणना के आंकड़ों के अनुसार। राजस्थान में फिर भी सर्वाधिक ऊंट है वो कहाँ है? जैसलमेर में। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक है वो जैसलमेर में है। तो ऊंट के बारे में लगभग जानकारी है, और भी बहुत सारी जानकारियां पड़ी है। सर्वाधिक जैसलमेर में ऊंट है तो न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम ऊंट है वो प्रतापगढ़ में है। ऊंटनी के दूध है, ऊंटनी का वो दूध है वो जमता नहीं है। क्यों? तो कैल्शियम की मात्रा इसमें है, कैल्शियम की उपलब्धता के कारण है ऊंटनी का दूध है वो जमता नहीं है। ऊंटनी का दूध किस काम आता है? मधुमेह यानी डायबिटीज में उपयोगी है। और राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी का है तो ये बीकानेर में है कैमल मिल्क डेयरी। ऊंट पालक जाति है उसे रेबारी या रायका कहा जाता है। ऊंटों के देवता पाबूजी को कहा जाता है। और ऊंटों से संबंधित कला है उस्ता कला। उस्ता कला बीकानेर से संबंधित है। ऊंट की खाल पर सोने की कलाकारी का जो कार्य होता है उसे उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला में ये कला लाई कहां से? लाहौर से आई है। उस्ता कला कहां से आई है? लाहौर से। बीकानेर के शासक अनूप सिंह लाए थे लाहौर से ये उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार होते हैं उसे उस्ताद कहा जाता है। और प्रसिद्ध उस्ताद है हिसामुद्दीन उस्ता। और प्रसिद्ध बीकानेर के कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता है। और एक ध्यान रखना, बाखला क्या है? बाखला ऊंट की खाल से बना हुआ एक पानी का जो पात्र होता है उसे कहा जाता है बाखला। बाखला ऊंट की खाल से बना हुआ जाने वाला एक पात्र है बाखला। और कूपी क्या है? कूप होती है ऊंट की खाल से बनाया जाने वाला पानी का बड़ा पात्र होता है कूप। उसमें पानी भरकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में बड़े लंबे दूर दूर तक वो ले जाया जाता था, उसे कूप कहा जाता था या कूपी कहा जाता है। और ऊंट से संबंधित बात करता है, ऊंट के नर बच्चे को टोरडा कहा जाता है और मादा बच्चे को टोरडी कहा जाता है ना। और एक राजस्थान सरकार की योजना चल रही है ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना, जिसमें 10,000 रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार रूप में। ऊंट का बच्चा है ना, बच्चे के वो संरक्षण के लिए दिया जाता है। ऊंट का बच्चा होता है, ऊंटनी का जो बच्चा होता है उसके लिए 10,000 रुपए एक बच्चे पर दिया जाता है। ऊंट प्रजनन के प्रोत्साहन है ना, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना चल रही है राजस्थान सरकार की। तो प्रति बच्चे पर कितने? 10,000 रुपए पुरस्कार ऊंट पालक को दिए जाते हैं। गंगा सिंह ऊंटों की सेना लेकर गए थे गंगा रिसाला है ना, ऊंटों की सेना लेकर। तो चीन वगैरह उधर है, द्वितीय विश्व युद्ध में गए थे गंगा रिसाला ले, ऊंटों की सेना थी। और नाचना ऊंट, ऊंटों की नस्लों में नाचना ऊंट है वो नस्ल बीएसएफ द्वारा यूज लिए जाने वाले ऊंट है। वो सवारी और तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ ऊंट है वो बीएसएफ के ऊंट नाचना नस्ल का है। तो एक ऊंट की नस्ल है गोमट है, ये फलोदी जोधपुर की है और ये सवारी और बोझा ढोने में श्रेष्ठ है। एक नस्ल है ऊंट की गुरहा ऊंट है जो ऊंट की एक नस्ल है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज किसने कहा? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज, अपन को पता है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा। ये सारे फैक्ट है, सारी जानकारी आपको एक साथ है वो उपलब्ध करवा दी गई है। ये आप एक बार है 2-3 बार रिविज करेंगे तो एकदम एक ही क्वेश्चन आपका गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, राजस्थान ऊंटों की संख्या में कौन से स्थान पर है संपूर्ण भारत में? तो भारत में पहला स्थान है, लगभग 85% ऊंट है वो राजस्थान में ही है। नेक्स्ट आगे, राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है। राजस्थान के राज्य कवि कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान का राज्य कवि कौन है? तो राजस्थान के राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के राज्य कवि कौन है? राजस्थान के राज्य कवि तो वो है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राम सिंह द्वितीय के दरबार में थे और बूंदी क्षेत्र में इनका जन्म स्थान है, जन्म भी बूंदी है और राम सिंह द्वितीय के ये दरबार में थे। और अनेक ग्रंथ लिखे, 2 प्रसिद्ध ग्रंथ तो आपको याद है, वंश भास्कर और वीर सतसई। उनके अलावा और भी काफी ग्रंथ है। इसमें पूछा गया कि सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ कौन सा नहीं है, एक ध्यान रखना।
सूर्यमल मिश्रण का कौन सा ग्रंथ है वो है, ये पूछा गया है, ये याद आपको ये बताना है कौन सा इसमें से है। सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ इसमें से कौन सा है? इसमें से सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है वो कौन सा है? तो राम रंजाट है, बलवंत विलास है, और छंद मयुक धातु रूपावली और सती रासो, इनमें से कौन सा ग्रंथ है वो सूर्यमल मिश्रण का है? सूर्यमल मिश्रण का कौन सा ग्रंथ है? तो जो अपन को याद है कि वंश भास्कर और वीर सतसई, वो तो इसमें ऑप्शन में दिए ही नहीं, उसके अलावा दूसरे दे रखे। तो ध्यान रखना, सूर्यमल राजस्थान के राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण, और सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ में वंश भास्कर और वीर सतसई के अलावा राम रंजाट भी है। राम रंजाट ग्रंथ इसका है सूर्यमल मिश्रण का, राम रंजाट। और बलवंत विलास सूर्यमल मिश्रण का है। और छंद मयुक धातु रूपावली, छंद मयूर धातु रूपावली है, ये ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण का है। और सती रासो ये भी सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है, इसलिए आपका ऑप्शन है वो 4 नंबर, ये 5 नंबर हो जाएगा। ई नंबर ऑप्शन है वो सभी है वो ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण के। वापस देखना, राम रंजाट है, बलवंत विलास है, और छंद मयूर धातु रूपावली और सती रासो, ये सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ है। तो बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण के बारे में, ये बूंदी में इनका जन्म स्थान है। बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय के ये दरबारी कवि थे, और 1857 की क्रांति के समय ये उपस्थित थे वहां, है ना। बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय के दरबार में वर्तमान थे उस समय। साहित्य के नव जागरण का जनक कहा जाता है, साहित्य के नव जागरण काल का जनक सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। साहित्य के नव जागरण का काल का जनक सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। आधुनिक काल का प्रथम साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण है। और अलावा, इनके अलावा 6 रचनाएं देखो, वो बात की थी अपने 4 रचनाएं, वो उसके अलावा ये और रचना है। तो वीर सतसई, वैसे सतसई उस रचना को कहा जाता है जिसमें 700 दोवे हो, लेकिन इसमें तो दोवे कितने हैं? 288 दोवे ही लिखे हैं, 288 दोवे है वीर सतसई में। ये वीर सतसई डिंगल भाषा में है। डिंगल भाषा यानी मारवाड़ी मिश्रित साहित्यिक रूप है डिंगल, इसमें लिखा गया है वीर सतसई। ये 1857 के क्रांतिकारियों में ओजस्वी भाव का संचार करने वाला ग्रंथ है। ये वीर सतसई ग्रंथ का संबंध किससे है? 1857 की क्रांति के वीरों में वीरता का ओजस्वी भाव संचार करने वाला ग्रंथ है। ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। ये मारवाड़ी मिश्रित वो ब्रज है, वही ये मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी, जिसे डिंगल कहा जाता है। दूसरा ग्रंथ है इनका वंश भास्कर, यह है लिखा हुआ पिंगल में। वंश भास्कर में बूंदी राज्य का इतिहास मिलता है। बूंदी राज्य का क्या मिलता है? इतिहास मिलता है वंश भास्कर में। और वीर सतसई में क्या मिलता है? 1857 की क्रांति का उल्लेख मिलता है। वंश भास्कर को पूरा करने वाले उनके दत्तक पुत्र है वो मुरारीदान, जोधपुर के मानसिंह के दरबारी कवि थे मुरारीदान, ये सूर्यमल मिश्रण के थे दत्तक पुत्र। इन्होंने ये पूरा किया था वंश भास्कर को। इनके अलावा सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ है राम रंजाट है, बलवंत विलास है, सती रासो है, और छंद मयूर धातु रूपावली, ये ग्रंथ है वो सूर्यमल मिश्रण के है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है? तो अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य है। इसके संबंध में कुछ कथन है, वो कौन सा सत्य है ये पूछा गया है। अलगोजा एक सुशिर वाद्य है, यानी फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य है, बिल्कुल सही है। रामनाथ चौधरी इसके प्रसिद्ध वादक है। बहुत बार पूछा गया कि उसने रामनाथ चौधरी, अलगोजे के प्रसिद्ध वादक कौन है? तो रामनाथ चौधरी है, अलगोजे के प्रसिद्ध वादक है। इसकी आकृति है वो किस प्रकार होती है? बांसुरी की समान है। अलगोजा की आकृति बांसुरी के समान है, यह भी सही है। अलगोजा में प्रयुक्त बांसुरी में 4 या 7 छेद होते हैं, या तो 4 होंगे या फिर 7 छेद होंगे। तो ABCD सभी है वो सही है, सभी कथन है वो सही है। इसमें ध्यान रखना, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य है, रामनाथ चौधरी इसके प्रसिद्ध वादक है, और आकृति बांसुरी के समान होती है। 4 या 7 इसमें छेद होते हैं बांसुरी में, प्रत्येक बांसुरी में। तो ये नाक से बजाया जाए, 2 बांसुरियां साथ में लगाकर नाक से बजाई जाती है, इसलिए इसे है ना नक्शीस वाद्य भी कहा जाता है। अलगोजा एक नक्शीसी वाद्य है, नाक से फूंक दी जाती है, मुंह से नहीं, ये ध्यान रखना। रामनाथ चौधरी जयपुर निवासी है, वो अलगोजा प्रसिद्ध अलगोजा वादक है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल,
में कितने खिलाड़ी होते हैं? राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, इसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको पता है कि इसमें कुल कितने खिलाड़ी होंगे? 5, 6, 7 या 9? इससे संबंधी बात कर लेते हैं। बास्केटबॉल को राजस्थान राज्य खेल का दर्जा है वो कब मिला है? बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा है 1948 में मिला। और राजस्थान में पुरुष बास्केटबॉल की अकादमी कहाँ है? तो पुरुषों की अकादमी है जैसलमेर में, और महिला बास्केटबॉल की अकादमी है वो जयपुर में है। महिला बास्केटबॉल की अकादमी जयपुर में है। और राजस्थान क्रीड़ा परिषद का आयोजन है ना, राजस्थान क्रीड़ा परिषद का आयोजन है वो ये बास्केट संबंधी ये किया जाता है, क्रीड़ा परिषद द्वारा इसका आयोजन होता है। ये ना बास्केट अकादमी किसके द्वारा? क्रीड़ा परिषद द्वारा स्थापित की गई है, क्रीड़ा परिषद द्वारा स्थापित की गई है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है वो कृष्णा पूनिया। क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया है। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? खिलाड़ी होते हैं आपको पता है कि 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। एक टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? दोनों तरफ 5 होंगे। नेक्स्ट है राजस्थान का एकमात्र वृक्ष मेला। राजस्थान का एकमात्र है वो वृक्ष मेला है वो भरता है। तो आपको पता है कि खेजड़ली में राजस्थान का एकमात्र विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है वो खेजड़ली में भरता है, और वो भरता है भाद्र शुक्ल दशमी को। भाद्र शुक्ल दशमी यानी जिस दिन तेजा दशमी के रूप में भी मनाया जाता है, तेजा दशमी के दिन ही ये मेला आयोजित होता है, वृक्ष मेला। तो इसके बारे में और बात करते हैं। खेजड़ली, खेजड़ली की घटना जोधपुर में घटित हुई। ये घटित कब हुई? ये खेजड़ली की घटना 12 सितंबर 1730 को हुई। 12 सितंबर 1730 को हुई। जोधपुर महाराजा थे अभय सिंह, सेनापति थे हाकिम गिरधरदास भंडारी, है ना, हाकिम गिरधरदास भंडारी है वो। हाँ, अभय सिंह ने इन्हें लकड़ी काटने के लिए भेजा था। किले की दीवारें बना रहे थे उस समय, वो चूना पकाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, इसलिए लकड़ी काटने के लिए इन्हें भेजा गया हाकिम गिरधरदास भंडारी को। बात करते हैं विश्नोई, है ना, पर्यावरण संरक्षक जाति है विश्नोई, पर्यावरण संरक्षक जाति के रूप में प्रसिद्ध है विश्नोई। और इसमें विश्नोई यानी 20 और 9 यानी 29 इनके नियम है। ध्यान रखना, इनमें 29 नियमों में से 13 नियम पर्यावरण संबंधी है। 29 नियम में से कितने नियम है? 13 नियम है वो पर्यावरण संबंधी है। संप्रदाय चलाया था जाम्बोजी ने, जो पर्यावरण प्रेमी संत थे। अमृता देवी विश्नोई सहित 363 महिला पुरुष और बच्चे हैं वो इन्होंने यहाँ बलिदान दिया था खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है वो खेजड़ी में तेजा दशमी के दिन। इन तेजा दशमी कब आती है? भाद्र शुक्ल दशमी को वृक्ष मेला बढ़ता है। अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? यह 1994 में हुई है। अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। अमृता देवी पुरस्कार है वन श्रेणी में संस्था को, वन श्रेणी में व्यक्ति को, वन और वन्य जीव श्रेणी में संस्था को। ये 3 प्रकार के पुरस्कार है। अमृता देवी मृगवन कहाँ है? तो खेजड़ली में। खेजड़ली में अमृता देवी मृगवन स्थित है। और जो 363 स्त्री पुरुष शहीद हो गए हैं इन खेजड़ी की रक्षा के लिए, इस विष्णु समाज में इसे खंडा कहा जाता है, या अपन कह सकते हैं साका या खंडा कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष है उनसे संबंधित कौन सा? आपको पता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। खेजड़ी के संबंध में कौन सी बातें हैं वो संबंधित सही है? तो मिंजर खेजड़ी, है ना, मिंजर खेजड़ी के पुष्प होते हैं उसे मिंजर कहा जाता है। और परमार वंश के शासक है वो खेजड़ी को आराध्य वृक्ष मानते हैं। परमार वंश के शासक खेजड़ी को आराध्य वृक्ष मानते हैं। जुंजार जी का वो थान होता है, जुंजार जी लोक देवता जुंजार जी, इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। राजस्थान में खेजड़ी सर्वाधिक नागौर जिले में स्थित है, इसलिए ये सभी राज्य वृक्ष से संबंधित जानकारी है वो सारी सही है। और खेजड़ी के बारे में जानकारी लेते हैं। राज्य वृक्ष है राजस्थान का खेजड़ी। इसका रासायनिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम है ना, वानस्पतिक नाम क्या है खेजड़ी का? खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, सिनेरेरिया ये खेजड़ी का वानस्पतिक। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? तो 31 अक्टूबर 1300 को, 31 अक्टूबर है वो 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिलता है। खेजड़ी का उपनाम रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव है वो खेजड़ी को कहा जाता है कल्प वृक्ष और गौरव, ठीक है ना। और इसको जांटी भी कहा जाता है, समय वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। खेजड़ी की पूजा है वो दशहरे के दिन होती है, दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा होती है। खेजड़ी मिंजर क्या है? खेजड़ी के पुष्प फूल होते हैं उसे
मेंजर कहा जाता है। स्लेस्टर्ना और ग्लाइकोट्रोमा ये नामक जीव होते हैं, कवक होते हैं, वो खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले कवक है। स्लेस्टर्ना और ग्लाइकोट्रोमा नामक दो कवक होते हैं, ये खेजड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। सर्वाधिक घनत्व, खेजड़ी का सर्वाधिक घनत्व है वो शेखावटी क्षेत्र में। राजस्थान में क्षेत्र के हिसाब से पूछे तो खेजड़ी सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में, जिले के अनुसार पूछे तो नागौर जिले में सर्वाधिक खेजड़ी है। और खेजड़ी के हरे फल होते हैं, हरा फल खेजड़ी का उसे कहा जाता है सांगरी। खेजड़ी के हरे फल को क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, खेजड़ी के सूखे फल होते हैं उसे खोखा कहा जाता है। खेजड़ी के पत्ते लूंग कहलाते हैं, कहीं लूम भी मिल सकता है, लूम या लूंग। और ध्यान रखना, गोगा जी, जुंजार जी, केसरिया कंवर जी, जो गोगा जी, जुंजार जी और केसरिया कंवर जी का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। किन किन का? गोगा जी और गोगा जी के पुत्र केसरिया कंवर जी और जुंजार जी, इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और परमार और तोमर राजवंश का आराध्य वृक्ष है खेजड़ी। परमार और तोमर राजवंश का आराध्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। खेजड़ी के गोंद के लिए चौहटन बाड़मेर प्रसिद्ध है। खेजड़ी का गोंद है, चौहटन बाड़मेर क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। मरुशोभा किसे कहा जाता है? मरुशोभा एक कार्यक्रम चला था, मरुशोभा कार्यक्रम। मरुशोभा कार्यक्रम खेजड़ी के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, खेजड़ी के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो वो है मरुशोभा कार्यक्रम। मरुशोभा कार्यक्रम है वो खेजड़ी के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीछवाल बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीछवाल बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। इसके द्वारा ये मरुशोभा कार्यक्रम खेजड़ी के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया कार्यक्रम था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा है, टिक्कुमेला अंडुलेटा ना, टिक्कुमेला अंडुलेटा रोहिड़ा राज्य पुष्प है। और ये पुष्प कब खिलते हैं? तो ध्यान देना, रोहिड़े के पुष्प कब खिलते हैं? तो ये पुष्प खिलते हैं मार्च अप्रैल में। पुष्प कब खिलते हैं? मार्च अप्रैल में ये पुष्प खिलते हैं। रोहिड़े के बारे में अपन लेते हैं पूरी जानकारी। राज्य पुष्प है रोहिड़ा, इसे दर्जा मिला था 31 अक्टूबर 1983 को। राज्य पुष्प का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को मिला। वानस्पतिक नाम है टिक्कुमेला अंडुलेटा, टिक्कुमेला अंडुलेटा। और इसका उपनाम क्या है? राजस्थान या मारवाड़ का टीक है ना, टीक, मारवाड़ की टीक, मारवाड़ का टीक का है, मारवाड़ का टीक या राजस्थान का टीक कहा जाता है। राजस्थान टीक कहा जाता है या मारवाड़ टीक कहा जाता है रोहिड़े को। रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। और वैसे सागवान सर्वाधिक है ना, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर उच्च क्षेत्र में है। सीतामाता अभियान क्षेत्र में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। वो दक्षिण राजस्थान का शुष्क सागवान के वन वो है। लेकिन रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? तो रोहिड़े को कहा जाता है। रेगिस्तान की ज्वाला कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जंगल की ज्वाला है ना, ढाक या पलास को कहा जाता है। ढाक, पलास, टेसू ना, जंगल की आग वो है। लेकिन ये जंगल रेगिस्तान की ज्वाला है, ये रेगिस्तान की ज्वाला है, वो रोहिड़ा है। मरुशोभा कहा जाता है रोहिड़े को। और वन की आशा, वर्णाशा वशिष्ठी, वन की आशा बनास नदी को भी कहा जाता है। लेकिन वन की आशा है रोहिड़े को भी कहा जाता है, वन की आशा है। मरुशोभा है, रेगिस्तान की ज्वाला है और रेगिस्तान का सागवान, ये नाम है इसके। और मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। रंग, पुष्प का रंग है वो केसरिया या थोड़ा पीला रंग होता है। केसरिया और पीला मिक्स रंग होता है, या कह सकते हैं हिरमिच रंग होता है। सही रूप है हिरमिच रंग होता है रोहिड़े के पुष्प का। पुष्प कब खिलते हैं? मार्च अप्रैल में रोहिड़े के पुष्प खिलते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष देखो, रोहिड़े को कहा जाता है क्या कहते? सागवान, यानी इमारती लकड़ी मिलती है रोहिड़े की सागवान की तरह। उसी प्रकार अब खेजड़ी की बात करें, राजस्थान का ये कल्प वृक्ष है, यानी जिसके नीचे कल्पना करने पर हर चीज मिलती है। यानी सब्जी बनाने के लिए सांगरी मिल जाती, और बकरियों के लिए खाने के लिए वो लूम वगैरह वो मिल जाते, जलाने के लिए लकड़ी मिल जाती, सब मिलती है। और अच्छी छाया भी मिल जाती। इसलिए ये हर कल्पना पूरी करने वाला रेगिस्तान क्षेत्र में है। तो ये कल्प वृक्ष है राजस्थान का, वो है खेजड़ी। राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी है। ठीक है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहे तो महुआ है। आदिवासियों, वो मावड़ी नामक शराब बनाते ना, वो वृक्ष है महुआ, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। और आदिवासियों का हरा सोना कह दे
तो बांस है। आदिवासियों का कल्पवृक्ष है वो महुआ है, सर्वाधिक बांसवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। महुआ के वृक्षों में पाई जाती है उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में, और ये अपन पढ़ चुके हैं। महुआ के पुष्प से देसी शराब बनती है जिसे मावड़ी शराब कहा जाता है, मावड़ी शराब कहा जाता है। महुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? मधुका लॉन्गोफिलिया। महुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? मधुका लॉन्गोफिलिया है। रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है किसे? रोहिड़े को। सागवान की इमारती लकड़ी होती है, उसी प्रकार रोहिड़े की इमारती लकड़ी है, तो रोहिड़े को कहा जाता है रेगिस्तान का सागवान। नेक्स्ट आगे, कौन सा असुमेलित है? राज्य गीत केसरिया बालम, राज्य गीत राजस्थान का केसरिया बालम है। राज्य वाद्य एकतारा, राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, और राज्य नृत्य है वो घूमर है। लेकिन ये ध्यान रखना, एकतारा राज्य वाद्य नहीं है, राज्य वाद्य है आपका अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है? यह है अलगोजा। अलगोजा है वो राजस्थान का राज्य वाद्य है, तो ध्यान रखना ये एकतारा नहीं है, अलगोजा है, इसलिए ये है और असुमेलित था। राज्य नृत्य घूमर है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है जिसे। राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण, अपन बात कर चुके हैं, 6 रचनाएं पढ़ी थी। और राज्य गीत है वो केसरिया बालम अवनी पधारो मारे देश। तो घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, इसके बारे में अपन बात करते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर को, हाँ, इसमें कहा गया कि कौन सा कथन है वो सत्य है, कौन सा कथन है वो सत्य है वो बताना है। राजस्थान का राज्य नृत्य है, इसे लोक नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी नृत्य और सामंती नृत्य कहा जाता है। बिल्कुल ये कथन तो आपका सही है। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, इसे लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। नृत्यों में ये सिरमौर है, रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है और सामंती नृत्य भी कहा जाता है। लहंगे है ना, लहंगे के साथ लगाया जाने वाला घेर घूम कहलाता है, इसीलिए तो घूमर नाम पड़ा है, इसीलिए तो घूमर नाम पड़ा है। लहंगे के साथ लगाया जाने वाला घेर होता है ना, उसे ही घूम कहा जाता है। घूमर के साथ लगाया जाने वाला अष्टताल वो कहरवा, सवई कहरवा है वो सवई कहलाता है। और घूमर नृत्य के साथ ढोल एवं मंजीरा वाद्य का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बात करें कि घूमर के साथ लगाया जाने वाला अष्टताल कहरवा सवई कहलाता है। अष्टताल का जो कहरवा लगाया जाता है उससे क्या कहा जाता है? वो सवई कहलाता है। और घूमर नृत्य के साथ ढोल और मंजीरा बजाया जाता है। घूमर नृत्य के साथ ढोल और मंजीरे वाद्य यंत्र के रूप में बजाए जाते हैं। बालिकाओं द्वारा जो घूमर नृत्य किया जाता है उसे झुमरिया कहा जाता है। बालिकाओं द्वारा जो घूमर नृत्य किया जाता है उसे कहा जाता है झुमरिया, उसे झुमरिया कहा जाता है। इसलिए आपका ये ऑप्शन है वो सभी है, ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन है वो सही है। वह क्या? ग्रास्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य लूर कहलाता है। ग्रास्य महिलाएं जो घूमर नृत्य करती है उसे कहा जाता है लूर। और घूमर महिलाओं, केवल महिलाओं का नृत्य है, ध्यान रखना, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बंजारा जाति की जो जाति का एक मछली नृत्य है वो घूमर के समान है। मछली नृत्य बंजारा जाति का है, घूमर के समान है, बाड़मेर साइड में होता है। और इसमें ध्यान रखना ये दुखांत नृत्य है, मछली नृत्य है ना बंजारा का, ये दुखांत है। इसमें अंत तक वो बालिका छटपटाती हुई वो अंत में उसका प्राण का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार का प्राण का अंत हो जाता है, इस प्रकार का ही नृत्य है। नाचती नाचती नृत्य करते करते वो उसके प्राण निकल जाते हैं, अंतिम सांस तक वो नृत्य करती है। ये बंजाराओं का मछली नृत्य है, वो घूमर के समान है, ये ध्यान रखना। घूमर नृत्य अकादमी कहाँ है? घूमर नृत्य अकादमी है वो जयपुर में है, 86 में स्थापना हुई है। राजस्थान का वाद्य नृत्य है घूमर। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा कथन है वो सत्य कथन है। केसरिया बालम गीत सर्वप्रथम उदयपुर की मांगीबाई द्वारा गाया गया। केसरिया बालम गीत है वो सर्वप्रथम किसने गाया है? वो केसरिया बालम उदयपुर की मांगीबाई ने गाया है। ठीक है, सर्वप्रथम इसने गाया है। इस गीत को केसरिया बालम सबसे पहले गाया तो उदयपुर की मांगीबाई ने, ये बात तो ध्यान रखना। और किसके समय? जब जवाहरलाल नेहरू आए थे, वो 7वां अधिवेशन हो रहा था, तो देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन था उदयपुर में, उस समय जवाहरलाल नेहरू आए, उस समय गाया था ये उदयपुर की मांगीबाई ने।
और इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी वो बीकानेर की अल्लाह जिल्लाबाई ने। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांड गायिका है बीकानेर की अल्लाह जिल्लाबाई। इसने मांड गायिका शैली में गाया था, मांड गायन शैली में गाया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहाँ की है? ये बीकानेर की है। तो ये सभी है वो सही है। अल्लाह जिल्लाबाई को एक पद्मश्री भी मिला है, वो मिला है कब? 1982 को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है और राजस्थान रत्न से भी 2012 में इसे नवाजा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। असत्य कथन को पहचानिए। कथक, कथक राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य है। कथक है वो राजस्थान का क्या है? हाँ, सत्य कथन को पहचानना है, सत्य कौन सा है वो बताना है। कथक राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य है। कथक है वो शास्त्रीय नृत्य है। वो कथक का आदिम घराना, कथक का आदिम घराना है वो जयपुर है, ध्यान रखना। कथक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक का आदिम घराना जयपुर घराना है और नए घराना में लखनऊ, बनारस और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। लखनऊ, बनारस ये नए घराना है कथक के। बाकी है वो आदिम घराना है वो जयपुर का घराना है कथक। और इसके कलाकार है तो कथक के जन्मदाता है और प्रवर्तक कह दे तो भानुजी महाराज। कथक के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज है। और कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का कथक। तो ये बात ध्यान रखनी विशेष रूप से। कथक नृत्य के अन्य कलाकार कौन है? लिच्छू महाराज, बिरजू महाराज और पंडित दुर्गालाल और प्रेरणा श्रीमाली, ये कथक के अन्य कलाकार है। सभी कथन है इसमें सत्य है। अधिकतम जानकारी देने की मैंने पूरी कोशिश की आपको, तो इसमें ध्यान रखना। कथक राजस्थान राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आदिम घराना इसका जयपुर है। इसके अलावा लखनऊ और बनारस घराने भी है उत्तर प्रदेश के। जन्मदाता भानुजी महाराज है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इस नृत्य के प्रमुख अन्य कलाकारों में भानुजी महाराज के अलावा लच्छी महाराज है, बिरजू महाराज है, पंडित दुर्गालाल और प्रेरणा श्रीमाली, ये कथक घराने से ये एक प्रमुख कलाकार है। तो सभी इसमें कथन है वो सही थे। और ये तो कथक ये उत्तर भारत का है और ये आदिम घराना जयपुर है। तो ये कथकली नाम का है, ये केरल का है। कथकली नाम का केरल का है। मोहिनी अट्टम है ये नृत्य, ये भी केरल का है मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है। बिहू या सत्रिया है तो यह है असम का। और कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। इसी के साथ ये तो राजस्थान से संबंधित नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता दी। और ये थे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। मेरे को लगता है कि इससे बाहर तो शायद नहीं आने वाला। आपका संपूर्ण मैटर है वो प्रतीक चिन्हों का आज वो कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। सभी के साथ अपना वीडियो है वो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है वो नहीं भूलना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। ओके।